नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि 3 जून को यूपी तक की अगली बैठक जमेगी कानपुर में। इस महामंच पर राजनीति, मनोरंजन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जगत के तमाम दिग्गज जुटेंगे। जहां बात होगी उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल के बदलाव की, पड़ताल होगी विकास और सुरक्षा के वादों की और टटोला जाएगा 2027 का चुनावी मूड। तो अगर आप वहां आ सकते हैं यानी कानपुर आ सकते हैं तो आपका बहुत स्वागत है, वरना यूपी तक के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़िए उस बैठक को देखने के लिए। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। यूपी के पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही मुकाबला बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच रहा हो, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा में महज एक विधायक और लोकसभा में 0 सांसद वाली बहुजन समाज पार्टी के हर सियासी कदम पर सबकी नजर रहती है। नई सोशल इंजीनियरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन पर मायावती का नया रोड मैप, हर चीज पर नजर रहती है। वैसे ये भी कहा जाता है कि हाथी बैठा भी हो तो कईयों से ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी सवाल कई हैं। क्या बिना गठबंधन 2027 के चुनाव में जाने का जोखिम अब मायावती को अपनी जिद बदलने पर मजबूर कर रहा है? क्या पर्दे के पीछे यूपी के अलावा उत्तराखंड और पंजाब की समीकरणों की भी कोई गुप्त खिचड़ी पक रही है? क्या मायावती का बदला अंदाज 2027 में बसपा को किसी तरह की कोई संजीवनी दे पाएगा, या फिर 2 ध्रुवीय बन चुके उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायावती के लिए संभावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं? इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा। तो डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, जैसा मैंने कहा कि हाथी बैठा भी हो तो कईयों से ऊंचा होता है, तो मैं इसी बुनियादी सवाल से शुरू करके फिर ताज़ा मुद्दों पर आऊँगा कि क्या वजह है कि इस बैठे हुए हाथी में ऐसा कौन सा सियासी रसूख बचा हुआ है कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, सबके समीकरण आज भी वहां आकर उलझ जाते हैं? जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि हाथी बैठा है मगर सबसे ऊंचा है। और ये है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के आंकड़े भले उसके साथ ना हो, लेकिन ये तय है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको दलित समाज का बहुत बड़ा विश्वास हासिल रहा है। अगर आंकड़ों को देखेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि वो विश्वास टूटा है, वो सिकुड़ा है, कम हुआ है। लेकिन फिर भी यह अंदेशा तो हमेशा रहता है कि अगर मायावती फिर से सक्रिय हो जाती है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है, अपनी पोजीशन लेती हैं बहुत मजबूती के साथ, तो उनका बिखरा वोट बैंक जो है, यानी उनका जो अपना समाज है, उसकी पहली पसंद, पहला विश्वास, पहला भरोसा मायावती पर ही होगा। और यही वो पॉइंट है जहां से सबके मन में ये एक बात बनी रहती है। क्योंकि देखिए वो वर्ग बहुत छोटा वर्ग नहीं है, लगभग 20-21% का वर्ग है। और ये इतना वोट बहुत होता है किसी भी सरकार के बनने बिगड़ने में। ये बात दीगर है कि मायावती के पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस पे, कुछ चुनाव के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, या कहिए कि दिन ब दिन और बदतर होते गए हैं। बावजूद उसके सबको ये लगता है, राजनीतिक पंडितों को भी लगता है, उसके वोटरों को भी लगता है कि अगर बहन जी ने पोजीशन ले ली और वो विश्वास वापस जग गया, तो फिर मायावती से बड़ी इकलौती ताकत उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद कोई दूसरा दल है नहीं आज की तारीख में। और यही वजह है कि मायावती का वोट प्रतिशत 10 से नीचे चला गया। बावजूद उसके इस बात की चर्चा हमेशा होती रहती है, कांग्रेस चाहती है कि मायावती के साथ आए, समाजवादी पार्टी भी इनकार नहीं करती है कभी इस संभावना से। और दूसरे छोटे दल जो हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी को कह लीजिए, जो उत्तर प्रदेश में जड़ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हों, या कभी कभी अपना दल का एक धड़ा, ये सब कोशिश करते हैं कि मायावती के साथ कुछ साझेदारी हो जाए। तो ये है ताकत, ये है उनका रसूख। मगर हाँ, ये भी बात सच है कि पिछले कुछ चुनाव में मायावती ने अपनी धार खुद कुंद की। और यही यही बात भी है कि लोगों को ये लगता है कि उन्होंने अपनी धार खुद कुंद की है। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने अपनी धार वापस लेने की तैयारी कर ली,
फिर वो एक बहुत लीथल वीपन है। और उनके सामने चुनौतियां काफी कम हो जाती हैं। नहीं, बात सही है। चलिए अब आते हैं ताज़ा मसले पर। बीते रविवार को जो एक बसपा की बड़ी अहम बैठक हुई, जिसे पहले से बहुत अंदाजे लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में मायावती का ये रुख सामने आएगा, वो रुख सामने आएगा। लेकिन वहाँ मायावती की चुप्पी सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। उन्होंने अपने धुर विरोधी अखिलेश यादव हों, कांग्रेस पार्टी हो, उनका नाम तक नहीं लिया। और उसके बाद से इस घटना को जोड़ा गया कांग्रेस नेताओं के मायावती के घर जाने वाली घटना से, और ये कयास लगने लगे कि मायावती की ये चुप्पी क्या किसी गुप्त संकेत के रूप में देखी जानी चाहिए। सीधा कहूँ तो क्या मायावती मूड बदल रही हैं कि भाई आने वाले दिनों में कोई गठबंधन करने की नौबत आ सकती है, इसलिए अब ये बम्बार्डमेंट बंद की जाए? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जी। अब तक हमने इतने सालों में मायावती के जो प्रेस नोट्स आते हैं उसको जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लिखा रहता है कि सभी पार्टियों का नाम जरूर उसमें होता है। आलोचना करती हैं वो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसका मेंशन जरूर रहता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मायावती के प्रेस नोट में किसी भी पार्टी का जिक्र नहीं। उनकी अपनी बैठक के भी स्रोत यही बताते हैं कि अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने। तो वहां से ये बात शुरू होती है कि मायावती क्या रास्ते खोलने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि एक बात तय है, मायावती भले ही ये कहें कि एकला चलो रे के उस पर हम पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन वास्तविकता उन्हें भी पता है। और वास्तविकता उत्तर प्रदेश की ये है कि गठबंधन से बाहर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है तो, और इंडिया अलायंस की तो बात ही छोड़ है, वो तो अलायंस है डिक्लेयर्ड, तो मायावती के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि वो अकेले चुनाव लड़ लेंगी। भाई आप देखिए ना, बीजेपी भी चुनाव लड़ती है तो उसके साथ ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर पार्टी है, बावजूद उसके वो चार पार्टियों के सहारे हैं। अखिलेश यादव तमाम चीजों के बावजूद भी ये कहते हैं कि हमें गठबंधन धर्म निभाना आता है, हम रिश्ते कमजोर से छोड़ा नहीं करते। ये करके वो एक चीज तो स्पष्ट करते हैं कि उनकी तरफ से गठबंधन है। कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की दशा जो है, पता नहीं नेतृत्व क्या है, कैसा है, क्या आप कहें उस पे, लेकिन ये है कि उसमें भी एक धड़ा जो है वो पुकारता रहता है सोशल मीडिया पे कि मायावती के साथ गठबंधन करना चाहिए। और दूसरा धड़ा जो है वो शांतिपूर्वक लोकसभा चुनावों की बात करता है, जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के अच्छे नतीजे उनको मिले थे। तो ये चीजें चल रही हैं, लेकिन मायावती निश्चित। अच्छा, एक चीज और भी, इस मीटिंग के भीतर आकाश आनंद दिखाई दिए और ये भी माना गया कि उनको जिम्मेदारी यूपी का प्रभार दिया जाएगा। तो अगर ये है, फिर आकाश आनंद क्यों तेवरों को याद कीजिए। आकाश आनंद जब से राजनीति में आए हैं तब से आकाश आनंद ने कभी सत्ता पक्ष के लिए सहृदयता नहीं दिखाई है। वो बहुत एग्रेशन ही दिखा उनका, और वो एग्रेशन था जिसके बाद अचानक उनको पीछे खींच लिया मायावती ने। तो भी तमाम चर्चाएं हुई। तो अगर आकाश आनंद को भी आना है मैदान में, खुल के आना है, बतौर प्रभारी आना है, तो फिर ये बात है कि जो अंदर खाने अगर कहीं खिचड़ी ये पक रही है, जिसका जिक्र होता है कि वो पक रही है, कि ब्रॉडर अलायंस भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई दे सकता है। इससे भी मैं इनकार नहीं कर सकता कि देखने को मिल जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि पहली बार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए। क्योंकि देखिए एक बात, मायावती की राजनीति में एक बात और समझिए, 1993 से लेके और पिछले चुनाव के पहले तक मायावती ने सभी प्रमुख दलों के साथ समझौते किए। 93 मुलायम सिंह के साथ किया था, 96 में कांग्रेस के साथ किया था, फिर समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने किया, बीच में 3 बार सरकार भी बनाई भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, है ना। तो वो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन
हाँ, ये जरूर है कि इस बार मायावती ने, हालांकि इस बीच में ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ जगह उन्होंने कैंडिडेट्स को भी ग्रीन सिग्नल दे रखा है। तो हम्म। अब वो क्या है, कैसे है? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में कुछ चीजें सामने हैं और कुछ चीजें पीछे। हम्म। और पीछे जो चल रहा है वो हम्म। स्थानीय स्तर के किसी नेता के संज्ञान में नहीं है। जी। क्योंकि आप नहीं। समाजवादी पार्टी हाँ। के लोगों को भी देखिए, हम्म। वो भी नहीं हम्म। दिखते। मतलब वो, अखिलेश यादव पत्ते बहुत साफ नहीं खोलते हैं। वो कहते हैं कि 403 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। फिर ये हम्म। भी कहते हैं कि हम गठबंधन से बाहर नहीं हो रहे हैं, हम नहीं हम्म। हो रहे हैं। तो कहीं तो कुछ है जो ऊपर अब की तय है कि रणनीति जो है वो इतनी जल्दी सामने नहीं आएगी। एक बात और है जो चर्चा में है कि यूपी के साथ चूंकि पंजाब और उत्तराखंड के भी चुनाव हैं और ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां एक ज़माने में बसपा की अच्छी मौजूदगी रही है, यानी जड़ें तो अब भी मौजूद हैं, उन जड़ों में पानी डालने की ज़रूरत भले ही कितनी हो। तो एक एक चर्चा ये है कि कांग्रेस और मायावती का इस ज़मीन पर कोई समझौता हो सकता है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव में भी साझेदारी में लड़ा जाए। और ऐसी सूरत में मायावती जिनका अलग तमाम राज्यों में हालिया चुनावों में प्रदर्शन लगातार गिरा है, उन्हें अपनी राष्ट्रीय पार्टी की सोच, अपनी राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है, अपना जो हाथी का सिंबल है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद यहाँ पर एक संभावना बनती है, खिड़की खुलती हुई दिखती है ये कांग्रेस और मायावती के गठबंधन की। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल इस बात को देखना जरूरी भी है, क्योंकि हम्म। उत्तराखंड में कांग्रेस चुनौती देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। दो ही दल मुख्य रूप से हैं सामने। बीजेपी के भी नीतियों से लेके या उनकी सरकार के कामों से लेके काफी आक्रोश है वहां पे, ये भी सच है। मायावती का आधार तराई में रहा है, ये भी सच है। और पंजाब एक बड़ा क्रिटिकल मोड़ पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि हम्म। अकाली दल बहुत कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार बहुत नहीं रहा, कभी नहीं बन पाया अभी तक। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आमना सामना हुआ था, और आम आदमी पार्टी जिस तरह से टूटी है, खासतौर पे जो राज्यसभा में जिस तरह से घटनाक्रम चला, उसके बाद ये भी कहा गया कि भाई विधानसभा में भी सिक्योर नहीं है हम्म। पार्टी। तो अब कांग्रेस को फिर एक उम्मीद तो दिखाई दे रही, लेकिन कांग्रेस भी पिछले कुछ वक्त में कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद, पार्टी छोड़ने के बाद से पंजाब में कांग्रेस की भी स्थिति बहुत मजबूत नहीं हो पाई। चन्नी हो चाहे सुनील जाखड़ हो, वो कुछ बहुत कर नहीं पाए थे। लेकिन अगर वो और मायावती का तो है बेस, क्योंकि काशीराम जी की जमीन धरती रही है वो। तो अगर, और रामगढ़िया सिख जिनको हम कहते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, उनके भीतर तो बीएसपी को लेके एक रुझान है। तो ये सही बात है कि मायावती एक बड़े क्रूशियल स्टेज में फंसी हुई हैं। क्रूशियल स्टेज, जैसा आपने जिक्र किया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, कई बार कई जगह तो देखिए उनको राज्यों से भी बाहर होने की नौबत आ जाएगी। 6% से कम अगर वोट राज्य में सही मिलते बात है। रहे तो वो तो कुछ राज्यों से भी बाहर हो जाएंगे, राष्ट्रीय तो छोड़ ही दीजिए। तो हम्म। ऐसी स्थिति में उनके सामने भी ये विकल्प है कि ये चुनाव तो, इस बार चूंकि 7 राज्यों के चुनाव है, और 7 राज्यों का चुनाव जो है वो बहुत कुछ तय करेगा। तो यहां पे एक सवाल और आता है, एक एक बात और हमको देखनी चाहिए कि क्या इंडिया अलायंस और बड़ा स्वरूप ले रहा है? हम्म। हम्म। क्योंकि मायावती के साथ जाके अखिलेश यादव को खोने की कोशिश, सोच, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से कोई बहुत अच्छी सोच होगी। हालांकि हम्म। राहुल गांधी फैसले बहुत तेज कर रहे हैं, जिस तरह से हम्म। तमिलनाडु में उन्होंने किया, तो वो बड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग था। लेकिन बावजूद उसके स्टालिन को छोड़ने की बात उन्होंने नहीं कही है, और स्टालिन से मिलने भी गए, और स्टालिन का भी रुख ठीक है। तो एक इंडिया अलायंस को और व्यापक तो नहीं बनाया जा रहा है। हम्म।
जहां पे कुछ छोटे मतभेद, छोटे वो हटाए जाएं। और बाकी बार्गेनिंग का जहां तक सवाल है, मायावती बहुत टफ बार्गेनर है, ये सबको पता है। लेकिन इस वक्त हालात उनके साथ नहीं है, ये उनको भी पता है। तो हम्म। हो सकता है कि हम आने वाले 2 महीनों के बाद एक और दृश्य देखें। बहुत यानी कि कुछ ऐसा है जो अभी कारपेट के नीचे, गलीचे के नीचे बहुत कुछ दबा हुआ है जो हमारे सामने आ सकता है। एक चीज़ और उस इसी नज़रिए से कि मायावती का इस बैठक में भी मायावती ने ब्राह्मणों को लेकर खास बात कही कि ब्राह्मणों का, दलितों का, वंचितों का, सर्वजन का जो सम्मान है वो हमारे ही सरकार में था। और इससे पहले वो एक फिल्म के टाइटल को लेकर वाली बात हो या यूजीसी पर जो बहुत नाराज़गी देखी गई सो कॉल्ड अपर कास्ट के छात्रों की, उस पर हो। मायावती ब्राह्मणों को बहुत पिछले कई हफ्तों, महीनों से लुभाने की कोशिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये 2027 में 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग मायावती आजमाना चाहती हैं। क्या क्या ये थ्योरी आपको प्रैक्टिकल लगती है? 20 साल में तो बहुत पानी बह चुका गंगा से, जमुना से। नहीं नहीं, पानी भी बह चुका। और फिलहाल मायावती की स्थिति देखिए, ब्राह्मण समाज जो है वो, ठीक बात है कि गाये बेगाये खबर आती है बीजेपी की सरकार से नाराजगी की, सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन अगर मायावती का वोट बैंक ही नीचे जा रहा है तो क्यों ब्राह्मण समाज जुड़ेगा? उनकी कोशिश ये है कि अगर, और दूसरी स्थिति क्या है कि मायावती के साथ दूसरा कोई कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं, बना नहीं है आज तक। भाई जब वो अपने पीक पे थी तो दलित ब्राह्मण मुस्लिम का गठजोड़ उनको था। मुस्लिम अब उनके साथ है नहीं। और दलितों का वोट उनका जो है वो आधे से भी कम हो गया। तो और पीडी बाकी पिछड़ों का कभी समर्थन बहुत मायावती को रहा नहीं। तो कहां जाए, कैसे बनेगा? तो वो बार बार जब ब्राह्मणों का जिक्र करती हैं तो वो यही कोशिश करती हैं, मैसेज देने की कोशिश करती हैं। लेकिन सवाल ये कि आप, मैं जैसे कोई बेस के ऊपर टॉप अप, आइसिंग ऑफ द केक जिसको कहते हैं, तो केक का एक बेस होता है ना। अब जब बेस ही आपका नीचे है तो उसके ऊपर क्रीम कैसे लगेगी? तो मायावती के सामने चुनौती ये कि पहले उनको अपने उन वोटरों के भीतर कॉन्फिडेंस जगाना होगा, उम्मीद जगानी होगी, जो उनके कोर वोटर जिनको हम कहते थे, जो अभी जिनमें से काफी क्षरण हुआ है, काफी बाहर जा चुके हैं। तो अब मायावती इस तरह के बयान दे वो ठीक है, लेकिन हां, ये सच है कि समाजवादी पार्टी की तुलना में कांग्रेस और बीएसपी अगर सब साथ आ जाती है तो ब्राह्मणों का एक वर्ग जरूर उस तरफ जाएगा, जरूर जाएगा। क्योंकि इन दोनों पार्टियों के साथ उसके अनुभव अच्छे रहे। हालांकि अखिलेश यादव भी कभी एंटी ब्राह्मण स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो कई बार पीठ से पंडित भी कह देते हैं, या कई बार ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में भी वो जिक्र करते हैं। बावजूद उसके ये माना जाता है कि ब्राह्मण वोटर्स की पहली पसंद समाजवादी पार्टी शायद ही है। बल्कि वो, लेकिन अब फायदा क्या हुआ था कि जब लोकसभा चुनाव में हम अगर देखिए तो लोकसभा चुनाव के भीतर वो कांग्रेस के साथ थे, तो कुछ हद तक एक चीजें दलित वोटरों का भी और सवर्ण वोटरों का भी हिस्सा उनको मिला। तो ये एक कॉम्बिनेशन, अब कागजी कॉम्बिनेशन तो इसी तरह से दिखते हैं। लेकिन आपने कहा ना कि गलीचे के नीचे बहुत कुछ है। राजनीति हमेशा बंद पर्दे में ही होती है। पर्दा जब खुलता है तब तक तो बहुत चीजें आगे बढ़ चुकी होती हैं। और अभी की जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता, उसका विजय अभियान, और खासतौर से बंगाल के चुनाव में जीत के बाद उसका मनोबल, ये सब कुछ इस तरह से है कि हर विपक्षी पार्टी को इस बात की फिक्र है और करनी भी चाहिए कि उसका वजूद कितने दिन और बचेगा, अगर ये उम्मीद का घोड़ा इसी तेजी से चलता रहा तो।
बिल्कुल। कौन किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ये देखने की बात नहीं, है। बिल्कुल सबसे अहम बात तो ये है ही। और हम ये लगातार बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जहाँ जहाँ झटका खाया, वहाँ वहाँ वो डबल फोर्स से आई। महाराष्ट्र एक एक झटका था लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में सफाया कर दिया विपक्षी गठबंधन का। पश्चिम बंगाल एक झटका था, उम्मीद से कम सीटें लेकर आई और ममता बनर्जी की पार्टी का सफाया कर दिया। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा झटका था, इसलिए अब उसको उस नज़र से देखा जा रहा है कि यहाँ तो बीजेपी और ज़्यादा फोर्स के साथ वापस आएगी और विधानसभा चुनाव में ये साबित करने की कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो एक तुक्का था, या फिर उससे हम उभर के आ चुके, गलतियों से सीख के आ चुके और बाउंस बैक कर लिया। एक आपने बीच में एक बात कही थी, आकाश आनंद का जिक्र किया था। क्योंकि बाकी सब चीज़ें हैं वो मायावती की पार्टी की, वो दूसरों पर, दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर उनकी विद इन पार्टी बात की जाए तो आकाश आनंद एक फैक्टर हैं, जैसा आपने कहा था। तो मैं आपसे एक दोबारा समझना चाहूँगा कि क्या आपको वाकई लगता है कि आकाश आनंद को यूपी की कमान दी जाए या फिर एक फ्री हैंड दिया जाए तो चीज़ें बदल सकती हैं? में स्पार्क है, ये हमने देख लिया था। ये उनके चुनावी दौरों में दिखाई दे रहा था। उनसे यूथ कनेक्ट हो रहा था, समाज कनेक्ट हो रहा था, ये भी दिख रहा था। वो देखिए, मायावती के बाद उस पार्टी में है कौन? पहली बार तो कोई नेता मतलब ऐसा चेहरा बन रहा है जिसको भविष्य की उम्मीद माना जाए उस पार्टी के लिहाज से। हालांकि मायावती ने अभी भी फ्री हैंड नहीं दिया है उनको, लेकिन फिर भी अब मायावती की उम्र या उनकी शैली या पिछले कुछ सालों में उनकी गतिविधि, वो फील्ड में उतर के कैंपेन तो नहीं करेंगी। और अगर फील्ड में उतर के कैंपेन नहीं करेंगी तो सिर्फ अब उनके फील्ड वाले लीडर्स जो थे, उनकी एक बड़ी संख्या उनसे दूर हो चुकी है। वो अलग वक्त था जब बाबूराम कुशवाहा, नसीमुद्दीन, इंद्रजीत सरोज और सुखदेव राजभर, रामअचल राजभर, इस तरह के नेता जो थे, वो जमीन पर मेहनत करते रहते थे, अपना अपना एरिया ठीक पकड़ते थे। अभी तो मुनकाद अली को छोड़ दीजिए पश्चिम में, तो मुझे तो पुराना कोई नेता अभी दिखाई देता नहीं बचा हुआ। तो आखिर कैसे? कोई तो एक चेहरा चाहिए, कोई तो एक ऐसा चाहिए जिसकी धुआंधार रैलियां हो, कोई तो एक ऐसा वो होगा जो जो दौड़ेगा। और अब उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति देखिए तो सारे चेहरे युवा हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश, और चाहे कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी। ऐसे में उम्र दराज मायावती कैसे वो पॉलिटिकल ग्रामर कनेक्ट करेंगी? आकाश आनंद उनको चाहिए, और आकाश आनंद के भीतर क्षमता है। फैसला तो हमेशा मायावती का होता है, वही करेंगी। लेकिन आकाश आनंद अगर ग्राउंड पे उतरे तो माहौल में कुछ तो तब्दीली आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये बात आपने सही कही कि अगर हम देखें तो 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों के जो नेता राजनीति कर रहे थे, अब 2027 आते आते उनकी अगली जनरेशन आ चुकी है। राजनाथ सिंह से योगी आदित्यनाथ पर आ चुकी है बात, सोनिया गांधी से राहुल गांधी पर आ चुकी है बात, मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव पर आ चुकी है बात, लेकिन बसपा में वो बात अभी मायावती पर ही है। यानी वहाँ पर एक दरकार है, और जिसे कहते हैं नीड ऑफ द आवर है कि अगली जनरेशन का चेहरा पुख्ता रूप से पेश किया जाए, जो कि आकाश आनंद के शक्ल में फ्लिप फ्लॉप होता रहता है। चलिए, बहुत से सवाल हैं, जैसा कि उत्कर्ष जी ने कहा कि गलीचे के नीचे बहुत कुछ अभी दबा हुआ है, बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं, और अब तो हर दिन चुनाव की ही बात होनी है, लगातार तेजी से भागता हुआ। अब मैं तो इसे ऐसे देखता हूं कि अब हम चुनाव की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि चुनाव तेजी से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। तो पलक झपकते ही वो बहुत नज़दीक आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। तो इन तमाम गतिविधियों पर, तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, नमस्कार।